जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का करता हूं। दोस्तों आज हम रीजनिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लॉजिकल इक्विवेलेंट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि तर्क की दृष्टि से समान कथन। दोस्तों ये टॉपिक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एमपी एसआई यानी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों वैसे तो मैं पहले भी इस टॉपिक पे एक दो वीडियो लेक्चर तैयार कर चुका हूं, एक इफ स्टेटमेंट के लिए और एक और स्टेटमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाने लगे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी तैयार करने के लिए ये लेक्चर मैंने तैयार किया है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं या फिर देखे भी हैं तो भी इस लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो ये निश्चित तौर से आपके 4 या 5 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये लेक्चर आपको या फिर इस तरीके के लॉजिकल इक्विवेलेंट के बारे में आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और ना ही यूट्यूब पर या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये अच्छे से देख लीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक इक्विवेलेंट यानी कि तर्क की दृष्टि से समान कथन। दोस्तों ये रीजनिंग का एक नया टॉपिक है और एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और एमपी एसआई दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के 100 क्वेश्चंस में से हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे और एमपी एसआई में भी हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। और ये टॉपिक दोस्तों आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, किसी भी बुक में, और कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पहले भी हम इसके लिए वीडियो अपलोड कर चुके थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो रहे थे, इस वजह से ये नई वीडियो हमको लानी पड़ी। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को समझ लें, आखिर ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। दोस्तों पहले आपको पता हो कि पूर्व धारा और कथन निष्कर्ष के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते थे और छात्रों के लिए एक गहन विषय था। इसकी शुरुआत यूपीएससी ने की थी पूर्व धारा और कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस पूछने की। लेकिन दोस्तों पूर्व धारा और कथन निष्कर्ष ये कुछ ऐसे रीजनिंग के टॉपिक थे जिनका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं होता था। एक ही आंसर किसी लोग की दृष्टि से एक तरफ से सही होता था तो दूसरी दृष्टिकोण से वो गलत होता था पूर्व धारा और कथन निष्कर्ष में। इस वजह से ये काफ़ी विवादित प्रश्न हो गए और यूपीएससी ने इनको पूछना बंद कर दिया, तो धीमे धीमे अदर स्टेट ने भी इनको पूछना कम कर दिया और या फिर बंद ही कर दिया। तो व्यापम ने तो इनको पूछना अब बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तो आप जो भी बच्चे पूर्व धारा कथन निष्कर्ष की मांग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा पूर्व धारा कथन निष्कर्ष। पढ़ाने के लिए कोई कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, आते ही नहीं हैं। उनकी जगह ले ली है आपके लॉजिक स्टेटमेंट ने, क्योंकि दोस्तों ये जो लॉजिक स्टेटमेंट के जो आज हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट के, इनका सवाल की भाषा से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि भाषा से जो अर्थ निकल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, केवल ये लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। और वो भी मेनली 3 तरीके के लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, इफ लॉजिक, एंड लॉजिक और लॉजिक। यानी कि 3 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, इफ स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट। अगर दोस्तों केवल इस इफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो वो सरल हो जाएगा, केवल एंड स्टेटमेंट का आएगा तो वो भी सरल रहेगा, और केवल और स्टेटमेंट का आएगा तो वो भी सरल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के लिए मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन, कुछ पहले तो जो परीक्षा जब शुरुआत हुई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो केवल इफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया और इन सब का मिक्सअप करने लगे कि एक ही सेंटेंस में इफ और एंड दोनों मिला दिए, इफ एंड और तीनों मिला दिए। इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इन्हीं को देखेंगे, लॉजिक स्टेटमेंट को एक दर से देखेंगे। पहले हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे, एंड देखेंगे और देखेंगे, फिर इन तीनों का मिक्सअप देखेंगे। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यहाँ पर आपको एमपी पुलिस, एमपी एसआई, व्यापम के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि आज हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम कम से कम 5 से 6 तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको 5-6 तरीके दिख जाएंगे। आप पॉज करके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यानी कि यदि कथन। यदि कथन क्या होता है दोस्तों? इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आना है, यदि ए है तो बी है। ऐसे नहीं लिखा होगा ए बी की जगह कुछ लिखा होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि यदि राम अच्छा लड़का है तो श्याम डॉक्टर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखा होगा। सबसे पहले तो दोस्तों लॉजिक इक्विवेलेंट के क्वेश्चन को हमको, मैं जो कथन स्टेटमेंट लिखा है उसको कभी भी हमको पढ़ना नहीं है, केवल इतना देखना है कि ये इस तरीके से ही देख लेना। यदि राम अच्छा लड़का, हमको कोई मतलब नहीं, ना हम राम जाने, ना हम अच्छा जाने, ना हम लड़का जाने, हम केवल ये जानते हैं ये ए है तो श्याम डॉक्टर होगा। हम डॉक्टर भी नहीं जानते, श्याम भी को भी नहीं जानते, हम इतने को ये जानते ये है बी। इतना है ए आपका और इतना है बी। केवल ये चीज़ हमको आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हमने ये लॉजिक इक्विवेलेंट के क्वेश्चन है, लॉजिक स्टेटमेंट है, तो दोस्तों इनका एक लॉजिक होगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से इनका लॉजिक चलेगा। इसको अगर हम ऐसे पढ़ने लगे कि राम अच्छा लड़का है तभी श्याम डॉक्टर होगा, और ऐसे सोचने लगे कि भाई श्याम डॉक्टर बनना होगा, उसमें राम का कुछ योगदान होगा, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अपन को अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि ये इसी तरीके के सेंटेंस को देंगे अपन को एग्जाम में कि आप उन सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट करने लगो, और जैसे ही आपने रिलेट किया उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे और कभी भी आपका सही नहीं जाएगा, आप पक्का गलती करोगे, ये गारंटी है दोस्तों। तो सबसे पहला काम है कि हमको क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन को सीधे सीधे देखना है कि वो किस फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले अगर इस फॉर्मेट में है, यदि ए है तो बी है, तो दोस्तों उसके 2 वैलिड लॉजिकल इक्विवेलेंट बनेंगे, और एग्जाम में वही पूछा जाएगा कि इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा होगा और पूछ देंगे बताइए तर्क की दृष्टि से इसके समान कथन कौन सा है, यानी कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट कौन सा है। तो दोस्तों 2 इस तरीके का अगर फॉर्मेट दिया है तो उसके 2 वैलिड लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। पहला होता है ए है इसलिए बी जरूर होगा, और दूसरा होता है बी नहीं है इसलिए ए नहीं है। तो दोस्तों ये पहला वाला है, ये तो बहुत कम आता है, ये तो किसी भी ऑप्शन में आया ही नहीं है, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहीं भी आया ही नहीं है, बस ये वाला ऑप्शन आता है। क्योंकि दोस्तों ये तो डायरेक्ट है, ए इसलिए बी जरूर होगा। यदि यहाँ पे डायरेक्ट केवल यदि ही तो हटाया गया है, सब एक ही जैसा है, तो ये होगा तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा बाकी ऑप्शन में, और डायरेक्ट इसी को लगा देंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो वो कभी देते ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन वो हमेशा देते हैं, बी नहीं है इसलिए ए नहीं है। तो दोस्तों ये जहाँ भी होगा आप इसी पे टिक कर दोगे, यही आपका वैलिड लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा। और दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हर पेपर में 2 या 3 आए हैं, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगर यहाँ पर ऐसा होगा, यानी कि दोस्तों उसको याद कैसे रखना है कि पीछे से अगर हम चलेंगे तो नहीं नहीं सही होता है, पीछे से नो नो, पीछे से ऐसे बोलेंगे, पीछे से नो नो आपका सही होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कैसे? हम देखो ये क्या लिखा है, यदि ए है तो बी है, तो पीछे से चले बी से ए की तरफ तो बी नहीं है इसलिए ए नहीं है। तो इस वाले का लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, पीछे से चलेंगे, श्याम डॉक्टर नहीं होगा तो राम अच्छा लड़का नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का होता राम अच्छा लड़का है तो श्याम डॉक्टर नहीं होगा, तो हम पीछे से नहीं चलाते तो श्याम डॉक्टर नहीं होगा, इसका नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्याम डॉक्टर होगा तो राम अच्छा लड़का नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, पीछे से हमको उसका उल्टा उल्टा कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें अनवैलिड कौन से रहेंगे और मे बी यानी हो सकता है वाले कौन से रहेंगे, ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये कौन कौन से अनवैलिड लॉजिक इक्विवेलेंट रहेंगे और कौन से हो सकते हैं इस तरीके के रहेंगे, ठीक है। ये तो एकदम सॉलिड ही रहेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इनका। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जो आगे
जब इफ स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों वो देखने के पहले हम राम अच्छा ये इस फॉर्मेट पे कुछ 3-4 क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में से उठा के देख लेते हैं कि उनको हमको कैसे करना है। तो देख लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि शाम के 5 बजे हैं तो मैं घर जाऊंगा। दोस्तों हमको पीछे से नाना करके आंसर निकालना है। तो पीछे वाला है मैं घर नहीं जाऊंगा तो शाम के 5 नहीं बजे, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पीछे से नाना करके चलेंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा तो शाम के 5 नहीं बजेंगे, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर मेरा छाता ऊपर है तो बारिश हो रही है। तो दोस्तों इसको भी हम पीछे से नाना वाला सही होगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या होगा, यदि बारिश नहीं हो रही है तो मेरा छाता ऊपर नहीं है। ये भी इसमें केवल सी ऑप्शन में ही दिया है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यह तरल है तो यह ठोस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पीछे से नाना करना है। पीछे वाला सेंटेंस ऑलरेडी नहीं में लिखा है, तो नहीं नहीं कट के हाँ हो जाएगा। तो पीछे वाला हम लिखेंगे, यदि यह ठोस है तो यह तरल नहीं है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस तो बहुत सरल हैं और मेरे हिसाब से ये आप लोगों से बनने भी लगे होंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, तभी आपको क्लियर होगा और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, ये सबसे सरल सवाल है। इनके अलावा और स्टेटमेंट के भी कुछ क्वेश्चन सरल हैं, हम पहले उनको कर लेते हैं। उसके बाद ये अनवैलिड और मे बी वाली कंडीशंस को देखेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो अपन चालू करते हैं और स्टेटमेंट। दोस्तों जो और स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट इस तरीके का लिखा रहेगा, या तो ए है या फिर बी है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा रहेगा, या तो ए है या बी है। तो इसके वैलिड लॉजिक इक्विवेलेंट क्या रहेंगे और इनवैलिड क्या रहेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। वैलिड और इनवैलिड के अलावा सारे जो भी रहेंगे वो मे बी वाली कंडीशंस रहेंगी, यानी हो सकता है वाली कंडीशंस रहेंगी। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हो सकता वाली कंडीशन क्या होती है। तो दोस्तों और स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा होता है, या तो ए है या बी है, यानी कि या तो राम होशियार है या श्याम गधा है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, या तो राम होशियार है या श्याम गधा है, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो हम उसको केवल इतना पढ़ेंगे, या तो ए है या बी है। दोस्तों इसके जो वैलिड लॉजिक इक्विवेलेंट रहते हैं वो ये होता है, ए नहीं है तो बी होगा और बी नहीं है तो ए होगा। यानी अगर पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा, पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा। ये दोनों आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, गलत कौन सा होगा, ना तो ए है ना ही बी है, यानी दोनों ही ना हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस फॉर्मेट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले साल, लेकिन हो सकता है इस साल आ जाए। लेकिन इसी से और स्टेटमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि यह सत्य नहीं है कि राम और श्याम दोनों पास हुए। तो दोस्तों अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है इस फॉर्मेट में कि यह सत्य नहीं है, और उसके बाद राम और श्याम यानी दो लोगों की बात की जा रही है, दो लोगों को किसी एक काम में हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके से बात की जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके के फॉर्मेट का आंसर हमेशा और स्टेटमेंट में निकलता है। इसका आंसर हमेशा किस में निकलेगा, और स्टेटमेंट में। तो दोस्तों इसका और स्टेटमेंट क्या बनेगा, यह सत्य नहीं है कि राम और श्याम दोनों पास हुए हैं। तो इसका और स्टेटमेंट क्या बनेगा दोस्तों, और बनेगा कि राम या श्याम पास हुआ है, या तो राम पास हुआ है या श्याम पास हुआ। तो इसका और स्टेटमेंट बताओ, या तो राम पास हुआ है या श्याम पास हुआ है। बहुत से एग्जाम में दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आया था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दोस्तों अभी हमको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये इसका और स्टेटमेंट क्यों हुआ। अभी हम और की टेबल देखेंगे दोस्तों। तो अगर यहाँ पर ऐसी ही बात होती कि यह सत्य नहीं है राम और श्याम दोनों पास हुए हैं, इसका मतलब अपन ऐसा सोच रहे हैं कि ना तो राम पास हुआ है ना ही राम और श्याम दोनों ही पास नहीं हुए हैं, तो वो डायरेक्ट ही नहीं बोल देता कि राम और श्याम दोनों पास नहीं हुए हैं। उसने ये कथा कहानी आगे क्यों लिखी है कि यह सत्य नहीं है ऐसा वैसा। इसका मतलब ये है कि राम और श्याम दोनों एक साथ पास नहीं हुए हैं, या तो राम पास हुआ है या श्याम पास हुआ है। ठीक है, दोनों एक साथ पास
नहीं हुए हैं, ये कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब यही होता है, या तो राम पास हुआ है या श्याम पास हुआ है। तो इसका आंसर किसमें, और स्टेटमेंट पे निकल के आया है। तो ये हमको ध्यान रखना है, और इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा, पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला नहीं है तो पहला वाला होगा। ठीक है, ये आपके दो वैलिड लॉजिक इक्विवेलेंट होते हैं। अब दोस्तों हम एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे, और एडवांस लेवल पर बढ़ने के पहले हमको एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी और जानकारी होना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने पहले पेपर दिया है तो आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा, या आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन रहेंगे सही है, गलत है, हो सकता है, अप्रासंगिक। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इफ स्टेटमेंट, डबल इफ स्टेटमेंट होगा, या फिर एंड स्टेटमेंट और होगा इफ के साथ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उनका हमको लॉजिक इक्विवेलेंट बताना होगा। ऐसे ही दोस्तों हम 8-10 क्वेश्चन अभी यहाँ पर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने 11वीं और 12वीं में साइंस लिया होगा तो और लॉजिक और एंड लॉजिक, और गेट और एंड गेट, इनकी टेबल आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आपने नहीं लिया है, आप दूसरी स्ट्रीम से, तो भी आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी दो चीज़ें हैं ए और बी, उन्हीं पर आउटपुट डिपेंड करता है ओ। ठीक है, तो अगर दोनों ही ना हो, यानी दोनों 0-0 हैं, अगर कोई काम हो रहा है तो उसको 1 बोलेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसको 0 बोलेंगे। अगर दोनों ही नहीं हो रहे हो तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। एक 0 है और दूसरा 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। एक 1 है दूसरा 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और दोनों 1-1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। ये होता है दोस्तों और लॉजिक। इसको क्या कहते हैं, और लॉजिक। एंड लॉजिक में क्या होता है दोस्तों, दोनों को होना पड़ेगा तभी आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज आपको हर एक कंडीशन में आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पर दोनों ही आपका क्या है, 0-0 है तो आउटपुट 0 है। दोनों में से एक, पहला वाला 0 है दूसरा 1 है तो भी आउटपुट 0 है, पहला वाला 1 है दूसरा 0 है तो भी आउटपुट 0 है। दोनों को 1 होना पड़ेगा तब आपका आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये हो गया एंड लॉजिक, ये हो गया और लॉजिक। दोस्तों इस और लॉजिक और एंड लॉजिक से हमको मे बी यानी सकता वाली कंडीशनें समझ में आएंगी, और तभी हम इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। दोस्तों ये टेबल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये टेबल अच्छे से आने लगी, और मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से आती होंगी। तो इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा एंड और के लॉजिक पे काम करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कथन लिखा हुआ है, यदि राम और श्याम बच्चे हैं तो मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर और लगा है, यानी कि यहाँ पर एंड वाला लॉजिक है। एंड लगा है, राम और श्याम बच्चे हैं। तो दोस्तों अगर हम एक चीज़ यहाँ है, यानी कि यहाँ पर राम बच्चा है और श्याम बच्चा है, इस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ पर राम बच्चे को हम एक ए बोल देते हैं और श्याम बच्चे को बी बोल देते हैं, ए और बी। दोस्तों अगर ए और बी है तो मैं चॉकलेट खाऊंगा, यानी कि ये अपना आउटपुट हो गया। तो ये अपना आउटपुट हो गया है कि नहीं दोस्तों। अब बिल्कुल वही वाली टेबल ये फॉलो करेगा, ये वाली टेबल को ये फॉलो करेगा। ठीक है, 0-0 पे 0, 0-1 पे 0, 1-0 पे 0 और 1-1 पे 1। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इस टेबल के हिसाब से हम इसके सजेशन बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों पहला है, राम और श्याम दोनों बच्चे हैं, यानी ए और बी दोनों ही आपके ट्रुथ हैं, यानी 1-1 है। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है वो भी ट्रुथ होगा, तो ये भी 1 होगा, इसलिए मैं चॉकलेट खाऊंगा। राम और श्याम दोनों बच्चे हैं इसलिए मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो ये बात आपकी कैसी हो जाएगी, ये बात आपकी सही हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1-1-1 सही बात है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है, मैं चॉकलेट खाऊंगा। मैं चॉकलेट खाऊंगा यानी आउटपुट आपका हो गया 1, इसलिए मैं चॉकलेट खाऊंगा, इसलिए श्याम बच्चा है, इसलिए श्याम बच्चा है। यानी कि श्याम यानी कि ए है, वो श्याम यानी कि बी है, यानी कि ये बच्चा है। तो हो सकता है बिल्कुल ये श्याम बच्चा ही होगा। तो इस चीज़ से भी क्या निकल के आया है कि मैं चॉकलेट अगर खाऊंगा यानी आउटपुट 1 है, तो श्याम बी को भी 1 होना पड़ेगा, ए को भी 1। तो श्याम बच्चा है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा तो श्याम बच्चा है। अब दोस्तों ऐसा ऑप्शन आ जाए, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा इसलिए श्याम बच्चा नहीं है, यानी कि ए बी ओ। मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा यानी आउटपुट हमारा है 0, तो श्याम बच्चा नहीं है।
तो दोस्तों ये श्याम यानी बी, श्याम बच्चा नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर 0 आउटपुट 3 कंडीशनों में हो सकता है, या तो A1 इतना 0 0 हो दोनों, या 1 0 हो। ठीक है, इन 3 कंडीशन में आउटपुट आपका 0 ही 0 आएगा कि नहीं। तो आउटपुट 0 है, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, इसलिए श्याम बच्चा नहीं है। तो दोस्तों श्याम हो सकता है कि श्याम बच्चा ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, एक तो ये कंडीशन होगी, एक ये होगी कि राम बच्चा नहीं है, यानी कि श्याम बच्चा नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हो सकता है कि श्याम बच्चा ना हो, क्योंकि श्याम बच्चा नहीं है, ऐसी 2 कंडीशनें आ रही हैं। अब अगला है जैसे मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, यानी आउटपुट हमारा 0 हो गया, इसलिए श्याम बच्चा है यानी कि ये वाली कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है श्याम बच्चा ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पर हम और को करना देखेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। हो सकता है और सही वाली कंडीशन में भेद आना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों हम और टेबल के लिए देखें कि यदि श्याम बाबू पुलिस या आर्मी में है तो मैं उनके घर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये श्याम बाबू पुलिस में है, ये आपका कथन ए हो गया। श्याम बाबू आर्मी में है तो कथन बी हो गया। इन दोनों के बीच क्या और लगा है। ठीक है, तो और वाली टेबल फॉलो करेगी। और मैं घर जाऊंगा, ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसी के आधार पर यहाँ से क्या होगा ये निकालना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लिख के आएगा, मैं श्याम बाबू के घर गया, यानी आउटपुट आपका 1 है, इसलिए श्याम बाबू आर्मी में है। तो आपका आउटपुट 1 कब होता है दोस्तों, या तो दोनों में से कोई भी एक 1 हो, 1 0 या 0 1 या 1 1, इन 3 कंडीशन में आपका आउटपुट 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं श्याम बाबू के घर गया, इसलिए श्याम बाबू आर्मी में है। मैं श्याम बाबू के घर गया यानी आउटपुट 1 हो गया। तो श्याम बाबू आर्मी में है, आर्मी में होना यानी कि बी ऑप्शन। तो श्याम बाबू आर्मी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, 2 कंडीशन में है और 1 कंडीशन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है श्याम बाबू आर्मी में है। ऐसे ही दूसरा आ जाए, मैं श्याम बाबू के घर गया, यानी आउटपुट हमारा 1 है, फिर से आउटपुट 1 है, इसलिए श्याम बाबू पुलिस में है। हो सकता है पुलिस में भी हो सकते हैं, 2 कंडीशन में वो पुलिस में है, 1 में नहीं है। तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तीसरा, मैं श्याम बाबू के घर नहीं गया, इसलिए श्याम बाबू पुलिस में है, यानी कि मैं नहीं गया श्याम बाबू के घर, यानी कि ए बी और आउटपुट अपना 0 हो जाएगा। मैं श्याम बाबू के घर नहीं गया, नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए श्याम बाबू पुलिस में है, पुलिस में होना यानी कि ए, इसलिए श्याम बाबू पुलिस में है 1। तो दोस्तों ये तो बात गलत है। 0 कब आएगा और वाले के लिए, अगर और वाली टेबल चल रही है या लिखा है तो और वाली टेबल चल रही है, तो 0 तभी आएगा जब दोनों कंडीशन ए और बी दोनों 0 हो तो ही 0 आएगा। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई, गलत। तो या इस तरीके से लिख के आएगा तो हम बोल देंगे गलत है। ठीक है, अगला है, मैं श्याम बाबू के घर गया, यानी आउटपुट हमारा 1 है 1, इसलिए श्याम बाबू ना तो आर्मी में ना ही पुलिस में, यानी कि अगर अपना आउटपुट 1 है तो ए और बी दोनों ही नहीं है, 0 0। तो ये संभव है क्या, ये भी संभव नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये भी कंडीशन आपकी गलत हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें थोड़ा कवर अप करना जरूरी था। अब हम इसके क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे। तो अब दोस्तों इसका क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि यह बिस्किट या कॉफ़ी है, यानी कि यह बिस्किट है, इसको हम ए बोल दें, बिस्किट है, और कॉफ़ी है उसको हम बी बोल दें, यह कॉफ़ी है उसको बी बोल दें, तो आपको माइलेज प्राप्त होती है। तो दोस्तों माइलेज प्राप्त होती है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, तो इसको हम आउटपुट बोल देते हैं, आउटपुट माइलेज प्राप्त होने को। ठीक है, आपको माइलेज मिलता है तब यह कॉपी। दोस्तों बहुत से बच्चे तो इसमें कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे क्या, जब मैंने पहली बार खुद ये क्वेश्चन देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये पूछना क्या चाह रहा है भाई, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मैं यहाँ तक पढ़ता था फिर इसको पढ़ देता था इसी के साथ में। दोस्तों इनको ऐसे लिखना चाहिए था कि ये तो इनका कथन हो गया, यदि यह बिस्किट या कॉफ़ी है तो आपको माइलेज प्राप्त होती है, फिर ये इतना क्वेश्चन है, आपको माइलेज मिलता है तब यह कॉपी है, ये बात सही है, गलत है, हो सकता है या अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक तो दोस्तों तब होती है जब इसमें कोई नया वर्ड डाल दें जो ऊपर कथन में नहीं दिया हो। तो दोस्तों ये कथन है और ये आपका क्वेश्चन है, ये सही है गलत है ये हमको बताना है।
या ये हो सकता है, ये चीज़ें हमको बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब मुझसे भी गलती हो गई थी तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज रहे हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको माइलेज मिलता है तब यह कॉफ़ी है, ठीक है। अब आपको बताना ये बात सही है कि गलत। तो दोस्तों आपको माइलेज मिलता है, ये आपका आउटपुट है। अब यहीं पे क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको फिल करना है। आपको माइलेज मिलता है यानी कि आउटपुट हमारा 1 है, आउटपुट 1 है। और ये एंड लॉजिक को फॉलो कर रहा है या और को, ये या लिखा है यानी ये और लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो और लॉजिक को अगर फॉलो कर रहा है तो किस कंडीशन में 1 होता है, या तो इनमें से कोई भी 1 हो या फिर दोनों 1 हो, इन 3 कंडीशन में ही फॉलो होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है आगे, तब यह कॉफ़ी है। तो दोस्तों कॉफ़ी यानी बी ऑप्शन, ठीक है। यानी कि अगर माइलेज मिलता है तब यह कॉफ़ी है। हाँ, 2 केसों में कॉफ़ी हो सकती है और एक में कॉफ़ी नहीं भी हो सकती। यानी कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है और पूरी तरीके से गलत नहीं है, यानी ये हो सकता वाली कंडीशन है। तो हम हो सकता पर आंसर कर देंगे, यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस हमको इस फॉर्मेट में इसको बनाना है। अब हम दोस्तों दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर मोबाइल को ऑन किया जाता है तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। दोस्तों ये इतना तो हो गया आपका स्टेटमेंट। अब यहाँ से चालू हो रहा है क्वेश्चन, कोई रो नहीं रहा है तो रोटेटर स्थिर होगा, ठीक है। यानी ये सही है, गलत है, हो सकता है, अप्रासंगिक है, क्या है दोस्तों ये हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि ये किस फॉर्मेट में लिखा गया है। ये देखो, अगर मोबाइल को ऑन किया गया है तो यदि कोई रोता है तो रोटेटर घूमता है। हमको पता है इफ़, एंड और इन 3 स्टेटमेंट में ही लिखा गया होगा। तो अगर यानी इफ़ से चालू हुआ, इफ़, ठीक। मोबाइल को ऑन किया गया है तो इसको हम मान लेते हैं ए। मोबाइल को ऑन किया गया है, इतने को हम ए बोलते हैं, इफ़ ए। उसके बाद तो लिखा है देन, ठीक है। यदि कोई रोता है, फिर यदि चालू हो गया तो रोटेटर घूमता है। उसके बाद देन के बाद फिर इफ, इतने को हम यदि कोई रोता है को हम बी बोलते हैं, बी, देन सी, तब बोलते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो हो गया, इफ ए देन मतलब डबल इफ हो गया, डबल इफ। अब दोस्तों यहाँ पर जो पूछ रहे हैं उसको देखना है हमको, इस डबल इफ से हमको कंफ्यूज नहीं होना। वो बोल रहा है कोई भी रो नहीं रहा। यदि कोई रोता है, ये रोने का मतलब क्या है, बी। कोई भी रो नहीं रहा यानी कि बी नहीं है, यही तो कहा गया है यहाँ पर, बी नहीं है। कोई भी रो नहीं रहा यानी बी नहीं है। तो रोटेटर स्थिर होगा, रोटेटर घूमता है तो रोटेटर स्थिर होगा, यानी रोटेटर की बात चल रही है। आपका रोटेटर कहाँ पर है, सी है, रोटेटर यानी सी, ठीक है। तो रोटेटर स्थिर है, यहाँ पर घूम रहा था तो सी नहीं है, स्थिर का मतलब सी नहीं, तो सी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये इफ ए देखना ही नहीं है, केवल ये बी और सी की बात हो रही है। तो केवल यहाँ से ये देखो, क्या यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है, क्या ये निष्कर्ष निकल रहा है, आप ये बताइए सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन को इतना तो फ्रेम कर लिया। अब हम दोबारा से आते हैं अपने इफ स्टेटमेंट पे। इफ स्टेटमेंट के वैलिड लॉजिक इक्विवेलेंट तो हमने देख ही लिए थे कि ये दोनों वैलिड होते हैं, इनमें से ये वाला ही पूछा जाता है, ये वाला ऑप्शन में रहता है, नीचे वाला। अनवैलिड दोस्तों क्या होता है, अनवैलिड होता है बी है तो ए जरूर होगा, ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसा अगर कहीं लिखा है तो बिल्कुल गलत होगा। और अगर कथन के अतिरिक्त तो कोई दूसरे शब्द आ जाए तो वो आपका अप्रासंगिक या गलत बोल देंगे उसको, ठीक है। और बाकी की जितनी भी कंडीशन है वो सब मे बी वाली हो जाएंगी। बी है तो ए है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बी है तो ए है, ये भी हो सकता है, और बी है तो ए नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती है। ए नहीं है तो बी नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती है। यानी पहला नहीं है तो दूसरा नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती में ही आता है। ये मे बी वाली कंडीशन है, यानी कि ये वैलिड और अनवैलिड के अलावा जो भी कंडीशन है वो सभी हो सकता में आती हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पहला नहीं है तो दूसरा नहीं है, बी नहीं है तो सी नहीं है। ये अपने आप में एक इफ और देन वाला कथन था, तो बी नहीं है तो सी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी कंडीशन हो गई, हो सकता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगा देंगे हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको ये इफ स्टेट, आप वीडियो पॉज कर लें और इसको अच्छे से नोट कर लें। इफ स्टेटमेंट वाला ये मैं अच्छे से लगा देता हूँ। अब आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो इससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर मैंने भर दिया है इसको,
थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूँ उसको हल करने के लिए। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, यदि तुम बिल का भुगतान करोगे तो मैं टीवी भेजूंगा, अन्यथा मैं घड़ी भेजूंगा। इसका हमको दोस्तों लॉजिक, दोस्तों सबसे पहले इसका हमको फॉर्मेट बनाना होगा कि ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ इफ लिखा है, यदि इफ, ठीक है, इफ बोल लिख लिया, तुम बिल का भुगतान करोगे, इतने को हम मान लेते हैं ए, इसकी जगह ए, क्योंकि हमको दोस्तों इन क्वेश्चन को पढ़ना नहीं होता, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो गलती कर जाएंगे, इनकी जगह ए भी मानना चाहिए। तो यानी कि देन मैं टीवी भेजूंगा, टीवी भेजूंगा को मैं बी मान लेता हूँ, अन्यथा मैं घड़ी भेजूंगा, अदरवाइज सी, घड़ी भेजूंगा को मैं सी बोल देता हूँ, अदरवाइज सी। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अगर ए है, इफ ए देन बी, ये तो आपका एक हो ही गया। और ये सी के लिए दोस्तों क्या होगा, अदरवाइज सी, यानी कि ए नहीं होगा तो मैं सी करूंगा, यानी कि इफ ए नॉट, ए नहीं होगा, ए नहीं है, इफ ए नहीं, नॉट अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर लिखने में, देन सी, ठीक है। अब दोस्तों हम नीचे वाले से इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे। कैसे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, यदि ए है तो बी है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता है, पीछे से नहीं नहीं करके आंसर निकालते हैं। तो इसी का मैं आंसर निकालना हूँ, उसको रेड पेन से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ये आ गई, ये दो अपन के पास ये दो चीज़ें आ गई, इन दोनों का ही अपन संयुक्त बना के लिख देंगे। तो क्या बनेगा संयुक्त, ठीक है दोस्तों, इफ़ ए नहीं है देन, यदि ए नहीं है तो सी है, तो इसका उल्टा करके कर लिखेंगे, वही अपना सही होता है, यानी कि सी नहीं है तो ए नहीं, ए नहीं का नहीं करेंगे यानी ए है, ठीक है, इतने को ये हटाओ यहाँ इसको, तो ए है दोस्तों। और आपको पता है अगर ए है तो बी भी है, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, जो आंसर रहेगा उसमें सी नहीं आएगा और फिर आपका बीच में बी आएगा, तो बी है, क्योंकि ए है तो बी है, इसके हिसाब से तो यहाँ पर ए आ रहा है तो बी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, सी नहीं है तो बी है और ए है, अतः ए है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी नहीं है, यानी कि मैं घड़ी नहीं भेजूंगा तो बी है, और मैं टीवी भेजूंगा, अगर मैं घड़ी नहीं भेजूंगा और मैं टीवी भेजूंगा तो तुम बिल का भुगतान करोगे, ए है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों हम इसका आंसर निकालना भी सीख गए। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कठिनाई, दिक्कत, हैरानी, परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो कम से कम 10-15 क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड आए हैं, तो उसके हम 4-5 क्वेश्चन हल कर लेते हैं, तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा। तो यही है वो क्वेश्चन जो कम से कम 15-20 क्वेश्चन इसी कथन पर आए थे दोस्तों। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस को लिया है, उन्हीं में से ये अलग अलग दिन पूछे गए हैं। मैंने अपनी सुविधा की दृष्टि से इस कथन को केवल एक ही बार लिखा है और जो क्वेश्चन है उनको अलग अलग लिख लिया है। जैसे ये 4 अगस्त की पहली शिफ्ट में पूछा गया था एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में, ये 4 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया, ये तीसरी में, और ये 1 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या है, मैंने अपनी सुविधा के लिए कथन को एक ही बार लिखा है और क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है। वहाँ पर ये कथन के साथ ही क्वेश्चन लिखा रहता है, तो पहले अपन को कथन अलग करना होता है और क्वेश्चन अलग करना होता है, पहले इतना समझना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लें कथन। दोस्तों ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है लॉजिक इक्विवेलेंट के, उसका ये सबसे टफेस्ट लेवल समझ लीजिए आप, लेकिन फिर भी बहुत सरल है, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। पहली बार में ये चीज़ें थोड़ा आपको दिक्कत दे सकती हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाद में आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको सबसे पहले अपन लॉजिक के रूप में लिख रहे हैं। यदि ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, हम ना ब्रेड जानते ना टोस्ट किए जाते हैं, इसके लफड़े में कभी नहीं फंसना हमको, हम इसको लॉजिक में लिख लेते हैं। इफ़ ब्रेड को टोस्ट किया जाता है, इसको ए बोल देते हैं, इफ़ ए, एंड और लगाया ना, और एंड उस पर मेयोनेज लगाया जाता है, ब्रेड पर मेयोनेज लगाया जाता है, इसको हम बी बोल देते हैं, एंड बी, तो की जगह लिख देते हैं। देन मैं भूखा रह जाऊंगा, इसको सी बोल देते हैं, या मुझे एसिडिटी हो जाएगी, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। देन सी आर डी,
तो ये दोस्तों हमने इस पूरे सेंटेंस को तोड़ लिया। अब हमको इसको दोबारा से पढ़ना नहीं है। हमने इसको किस फॉर्मेट में तोड़ लिया कि इफ ए एंड बी देन सी आर डी, यानी कि ए और बी जब होगा तो सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, सी आर डी का मतलब है या तो सी होगा या डी होगा या दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। और की कंडीशन में, और की टेबल में क्या होता था, सी आर डी का मतलब है या तो सी होगा या डी होगा या दोनों हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में ही आउटपुट यस मिलता है। और यहाँ पर इफ़ ए एंड बी का मतलब है दोनों को होना चाहिए तभी ये कंडीशन होगी। ये नहीं कि इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ ना, ए नहीं हुआ तो ये कंडीशन नहीं होगी, बी नहीं हुआ तो ये कंडीशन नहीं होगी। अब दोस्तों इसी में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे एसिडिटी है इसलिए ब्रेड को टोस्ट किया गया था। तो दोस्तों मुझे एसिडिटी है, ये आपका क्या है, डी है। तो इसको भी हम फॉर्मेट में अपने में लिखेंगे कि डी, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन, अपने ही तरीके से पढ़ेंगे। डी इसलिए की जगह कॉमा लगा दिया, ब्रेड को टोस्ट किया गया था, ब्रेड को टोस्ट किया गया था यानी ए, कि डी है इसलिए ए। तो दोस्तों डी अगर होगा तो आपके ए और बी दोनों को ही होना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि डी, अगर डी होता है तो सी भी हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं। इसलिए क्या है, ये कंडीशन आपकी हो सकता वाली कंडीशन हो जाएगी कि डी है इसलिए ए होगा। या फिर दोस्तों ऐसे नहीं करना चाहते आप तो ऐसे कीजिए, यहाँ पर क्या है, ए और डी की ही बारे में बात की जा रही है, ए और डी के संबंध के बारे में ही बात की जा रही है, तो हम ये बी और सी को हमको देखना ही नहीं है। इफ़ ए देन डी, केवल इतना देखना है। इसका मतलब हम इन दोनों को भूल गए, बी और सी को, तो डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, इफ़ ए देन डी। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है, यदि ए है तो डी है, इसका मतलब है डी है इसलिए ए है, ये वाली कंडीशन आपकी हो सकता है वाली कंडीशन में आती है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों, बी है तो ए है, ये आपकी हो सकता वाली कंडीशन में आती है, तो आपका आंसर क्या हो गया, हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा देखते हैं, मुझे एसिडिटी नहीं है इसलिए ब्रेड को टोस्ट नहीं किया गया था। यहाँ पर ब्रेड को टोस्ट किया गया था, यहाँ पे नहीं किया गया था, यानी कि वही चीज़ हो गई है, यानी कि डी है इसलिए ए नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपकी हो सकता वाली कंडीशन में था। ये भी देखिए आपका बी है तो ए नहीं है, ये भी हो सकता वाली कंडीशन में था, तो इसके लिए भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे अपनी आराम के लिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, ये 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आया। अब 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया, मुझे एसिडिटी है यानी डी है इसलिए मेयोनेज पर ब्रेड लगाया गया था, मेयोनेज यानी बी। ठीक है दोस्तों, तो अब यही बात हो गई, डी है इसलिए बी है, तो वही बात हो गई फिर, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर हम बी ले लेंगे, यहाँ पर ये बी है, बी के साथ में हम ले लेंगे डी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सेम आंसर हो जाएगा कि हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये 1 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आया था, मैं ना तो भूखा हूँ ना ही मुझे एसिडिटी है, यानी कि डी भी नहीं है और अपना सी भी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है, दोनों ही नहीं है, इसलिए मेयोनेज पर ब्रेड लगाया गया था। दोस्तों अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप खुद सोचिए, ना तो आपका सी है ना ही आपका डी है, ये दोनों कब नहीं होंगे, जब ये ए और बी में से कोई एक नहीं होगा, यानी ए और बी नहीं होगा, इसलिए मेयोनेज पर ब्रेड लगाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, ये बात गलत है कि नहीं, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आती है तो एक बार फिर से आप और टेबल को देखिए और एंड लॉजिक की टेबल को देखिए और इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन लगभग 10-15 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर, और हमारे
हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए, तो आप उसको भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको उसमें कोई वीडियो नहीं दिखाई देती है तो राइट साइड पर ये 3 बिंदी इस तरीके से लगी होंगी, इन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्लियर हैज़, तो क्लियर हैज़ आप ज़रूर दबा दें, तो उससे सारी वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। दोस्तों कुछ वीडियो हम बेरोजगार क्लब पे डाल रहे हैं, कुछ यहाँ पर डाल रहे हैं, तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए वजह से वहाँ पर आप काफ़ी और भी ऑप्शन मिलेंगे। आप वहाँ पर आप वीडियो को फेवरेट में डाल सकते हैं, वॉस्ट वीडियो अलग रहेंगी, तो काफ़ी ठीक ठाक ऐप है। मतलब आप लोगों की दृष्टिकोण से जब तक पुलिस की परीक्षा है तब तक आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, काफ़ी काम आ सकता है। तो दोस्तों इस लेक्चर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की है, तो दोस्तों मेरी आप हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये लेक्चर पहुंचना चाहिए। अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कीजिए, अपनी कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह वगैरह पे भी आप शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय माता।